प्रणाम सर। आनी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रामलाल नेगी जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, जिन्होंने मुझे आप सबके साथ में जोड़ा है, ऐसे प्रोफेसर मृत्युंजय शर्मा जी और पंकज जी, जो कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर हैं। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। और तीनों ही संस्थाएं जो कि आनी का जो महाविद्यालय है, प्रतिभा स्पंदन संस्थान और कल्प फाउंडेशन, तीनों संस्थाएं मिलकर के इस आयोजन को कर रही हैं। उनके जो पदाधिकारी हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज अपने साथ उन्होंने जुड़ने को पसंद किया। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हमारे व्यक्तिगत मित्र जुड़ते हैं, जिसमें कि डॉक्टर बारेलाल जैन जी रीवा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय तिवारी जी जबलपुर से जुड़ते हैं, अंजनी द्विवेदी जी बिहार से जुड़ते हैं, इंद्रजीत गोस्वामी जी कोयम्बटूर से जुड़े हुए हैं, मैडम कल्पना शास्त्री शायद उनकी तो दुबई से वो जुड़ेंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। और हिमाचल के आप सब लोग तो हमारे हैं ही, या इमोशनली स्पिरिचुअली से अटैच्ड विद ईच अदर। ये बात सच है जो अशोक कुमार जी और अभी रामलाल जी ने जो बातचीत कही यहाँ पर, कि लोक संस्कृति तो जिस प्रकार से जो भौतिकवादी, पदार्थवादी, उपभोगवादी, तीन उसके जो पैरामीटर्स हैं जिसको हम पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं, उसके विश्वव्यापीकरण से हमारी चाहे लोक संस्कृति हो चाहे शहरी संस्कृति हो, दोनों को क्षति बहुत पहुंच रही है। हमारे साथ में आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी जुड़े हुए हैं, बहुत विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान हैं, उज्जैन महाकाल की नगरी से हमारे साथ में जुड़ते हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। प्रोफेसर हिम चटर्जी जी हमारे बड़े क्लोज व्यक्ति रहे, इनको भी नमस्कार। तो ग्लोबलाइजेशन की बात, जैसे कि अशोक कुमार जी कह रहे थे, हमें ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गए। तो ग्लोबल विलेज की बात नहीं करना चाहिए, उन्हें ग्लोबल मेट्रोपोलिस सिटी, ग्लोबल मल्टीप्लेक्स ऐसी कुछ बात करनी चाहिए। गांव तो बन नहीं पाए, हम पूरे संसार को एक मुट्ठी में छोटी सी चिप में बदल लें, और घर में जो है वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, पड़ोसी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हमको पता ही नहीं चलता है। समझिए, अभी पता चला मुंबई में एक वृद्ध महिला रहती थी, उसके बच्चे अमेरिका में रहते थे, 6 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पता चला उसकी जो है वो शरीर था सड़ गया, तो कंकाल निकला। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान किया है, इसने असंवेदनशीलता पैदा की, इनसेंसिटिवनेस। अभी जैसे कोरोना संकट से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, हिमाचल भी उससे अछूता नहीं है, छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं, पूरा विश्व में भारतवर्ष सबसे ज्यादा उससे प्रभावित हो रहा है। हम कितने असंवेदनशील होते जा रहे हैं एक दूसरे के प्रति, हम अपने तक ही सीमित हैं। यहाँ तक कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि एक मरीज के लिए उसके अभिभावक लोग गए, बोले बेड नहीं है, बेड देख लीजिए, तो डॉक्टर कहते हैं कोई मरेगा तो बेड खाली होगा। मतलब व्यक्ति को जैसे लकड़ी हो से जो निर्जीव तत्व होते हैं उनके साथ में ट्रीटमेंट हो रहा है। और जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं कि अस्पतालों में मरीजों के साथ में किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, और भी षड्यंत्रों की बात की जा रही है, यहाँ पे नहीं कहना चाहता। प्रत्येक कार्य का उद्देश्य पहले नौकरी मिल जाना, फिर प्रमोशन मिल जाना, बड़े पद प्राप्त करना, उससे इनकम पैसे प्राप्त करना,
पैसे लेकर के बड़ा मकान बना लेना, अच्छी कार बंगला गैजेट्स प्राप्त कर लेना और बड़े संबंध स्थापित करना। केवल कुल मिला करके जो बताए थे 3 पैरामीटर्स, पदार्थवाद, उपभोगवाद और भौतिकतावाद, 3 चीजों को लेकर के ये पूरा ग्लोबलाइजेशन का मूव चल रहा है। और ये आज का तो है नहीं, ये बहुत प्रारंभिक काल से ये बात चलती चली आई है। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमने पदार्थ को जो है कभी कमतर आंका हो, ऐसा नहीं है। एक चारवाक की संस्कृति हमारे पास में रही है। पूर्ण रूपेण उपभोग को ही महत्व देते हैं, जिसका अक्सर आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पीवेत, ये सब चला, लेकिन उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया। बात आई है इसमें हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष में अर्थ को और काम को पूरा पूरा महत्व दिया है, शरीर को महत्व दिया है, उपभोग को महत्व, सबको महत्व दिया है, लेकिन सीमा से अधिक नहीं। एक संतुलन करते हुए, और लक्ष्य हमारा दूसरा निर्धारित कर दिया, एक संतुलन करते हुए हमारी संस्कृति शुरू से ही चलती चली आई है। वो संस्कृति का विलोपन जब हुआ तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था, इतिहास में थोड़ा सा हमको जाना पड़ेगा। जब भारतवर्ष परतंत्र हुआ, विश्व भाषा को उतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी कि ब्रिटिशर्स ने पहुंचाई। अंग्रेजों का जो मैकाले ने एक पत्र लिखा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए 1893 का, वो आप पढ़ लीजिए। उसमें हर एक चीज बताई है कि उसने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तब पूरे भारत और उसका भ्रमण किया है। उसका न तो यहाँ पर कोई निरक्षर अनपढ़ गरीब मिला हुआ है, यहाँ बड़े बड़े लोग विवेकी हैं, बड़े बड़े समझ विद्वान लोग हैं, इनकी भाषा बहुत समृद्ध है। और यदि मान लीजिए भारतवर्ष पर निरंतर हमको जो है वो अधिकार जमाए रखना है, तो इनकी भाषा और संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा। तो सचेष्ट उन्होंने प्रयास किया कि हमारी भाषा जो हमसे अलग हो जाए, हमारी संस्कृति अलग हो जाए, और बाद में क्या हम ऐसी भाषा पढ़ा देंगे इनको, हमारे जाने के बाद में भी शरीर से तो ये भारतीय रहेंगे, लेकिन इनका दिमाग जो है वो अंग्रेज हो जाएगा। तो अंग्रेजी जाने पर अंग्रेजियत जो थी वो हमारे घर में कर गई। और स्वतंत्रता प्राप्त होने के उपरांत भी जिस तरह से शनै 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 प्रयास चलते रहे, हम किस प्रकार से निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें, किस प्रकार से पूंजी को बढ़ावा दें, किस प्रकार से मनी को बढ़ावा दें, ये सारे बढ़ावा देते देते एक समय ऐसा आया कि 91 में सब पूरा ध्वस्त हो गया, मॉडल ही चेंज हो गया। बोले अब तो जो प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ ठीक है, अब तो लिबरलाइजेशन ही ठीक है, अब तो ग्लोबलाइजेशन ठीक है। और उसकी अंतिम परिणति हमारे सामने आ रही है। हम एक दूसरे से प्रेम करना भूल गए, हम संगीत सुनना भूल गए, हमारे पांव नृत्य पर थिरकते नहीं हैं, हमारे अंदर से जो संगीत सृजित होना चाहिए, जो गीत निकलना चाहिए, तो गीत नहीं निकल रहा है, प्रेम से दूर हो रहे हैं, अश्लीलता आ रही है। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, अश्लील होते चले, हम रोमांटिक नहीं हो रहे हैं, हम वल्गर होते चले जा रहे हैं। तो हमारा पूरा उद्देश्य जो है वो कमोडिफिकेशन की तरफ ही हो गया है। हम व्यक्ति को भी एक कमोडिटी के रूप में मान रहे हैं। एक छोटा सा परिदृश्य हमारे सामने दिखाई पड़ा है। यहाँ पर हम अपनी लोक संस्कृति की बात बहुत आवश्यक हो जाती है। एक जो अशोक कुमार जी ने एक जो संशय दिखाया कि लोक संस्कृति कहीं लुप्त तो नहीं हो रही है। लुप्त हो सकती है लोक संस्कृति, लुप्त नहीं हो सकती। लोक संस्कृति के अंदर जो है स्वयं इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है, वो कभी भी समझिए कि गुप्त भले हो जाए, छुप सकती है दूसरे ओर से, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। क्योंकि ये लोक संस्कृति ही है जो कि पूरे समाज को जोड़ती है। जो विषय हमने सचेष्ट चुना था राष्ट्रीय एकता का, तो राष्ट्र जो हमारा भारत राष्ट्र है, किसी व्यक्ति का तो बनाया है, बना नहीं है, कुछ समाजों से जोड़ करके बना नहीं है, कुछ राज्यों से जोड़ के बना नहीं है,
जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, बहुत सारी किंगडम जोड़ के यूनाइट करके यूके बना दिया और संविधान से उसको जो जोड़ तोड़ के चले रहे हैं। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे स्टेट से उनको जोड़कर यूनाइटेड करके ऐसा ऐसा भारतवर्ष नहीं है। भारत संघीय व्यवस्था भी जो है, राष्ट्र पहले है, उसको हमने व्यवस्था के लिए भिन्न भिन्न राज्यों में विभाजित किया है। हमारा जो राष्ट्र है वो स्वयं स्फूर्त है, अपने आप बना हुआ है। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता है इस वर्ष इस व्यक्ति ने हमारे राष्ट्र को निर्माण किया। 1947 से पहले भी भारतवर्ष था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी था, मुगलों के आने से पहले था, वैदिक काल से भी पहले था। कोई नहीं कह सकता है कि भारतवर्ष का निर्माण कब हुआ है, अनादिकाल से निरंतर चलता कर रहा है। ये स्वतः स्फूर्त आत्मस्फूर्त सत्ता से उपजा हुआ है। ये जो हाइपोथेसिस हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती है कि बाहर से आर्य आए, बाहर से लोग आए और समझिए कि काफिले आते रहे, हिंदुस्तान बनता रहा, ये जो गोरखपुरी की समझिए कि ये शेर है वो ठीक नहीं है। पता नहीं किस भावना से उन्होंने लिख दी। फिराक साहब को तो बहुत बड़े साहित्यिक व्यक्ति थे, सांस्कृतिक व्यक्ति थे, लेकिन लिख गए झोंक झोंक में। बल्कि अल्लामा इकबाल ने जब कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें हमें भारतीय संस्कृति की जो सुगंध है वो अधिक दिखाई पड़ती है। अल्लामा इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाला जो उनका गीत है, सभी लोग प्रेम से सुनते हैं। लोक संस्कृति हमारे आत्मा से जुड़ी हुई है। मैं देखिए पूरा एकदम से क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ। जो बाह्य संस्कृति है, चाहे वो विश्व की वैश्विक पाश्चात्य संस्कृति हो, या भारतवर्षीय शहरी संस्कृति हो, या उपभोगवादी पदार्थवादी संस्कृति हो, ये शरीर से जुड़ी हुई है, हमारे इंस्टिंक्शन से जुड़ी हुई है, जो हमारे मनोदेव होते हैं उनसे जुड़ी हुई है, इंद्रियों के सुख से जुड़ी हुई है। और लोक संस्कृति हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। दो अलग अलग विभाजन करके देखना पड़ेगा। तो जो लोक संस्कृति का जो स्वर निकलता है वो पदार्थ का स्वर नहीं है, वो भोग का स्वर नहीं है, स्वार्थ का स्वर नहीं है, वो कल्याण का स्वर है, त्याग का स्वर है, परोपकार का स्वर है, प्रेम का स्वर है, विश्वास का स्वर है, धर्म का स्वर है, जीवन मूल्यों का स्वर है। इसलिए मैं कहता हूं ये समझिए कि गुप्त हो सकती है, लुप्त नहीं हो सकती। तो आत्मा जो है कभी भी नहीं मर सकती। हम सब जानते हैं ये अजर है, अमर है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी। तो शरीर पड़ाव के रूप में मिलता है, लेकिन इसके अंदर आत्मा निरंतर चलती रहती है, वो इसमें जाते हैं। तो जो लोक संस्कृति है, इसका सबसे पहला कनेक्ट जिसमें स्वर की बात, स्वर पकड़ा जाता है। हो सकता है भाषा समझ में ना आए, हो सकता है कि शब्द समझ में ना आए, इस स्वर की जो भावनाएं होती सबकी समझ में आती है। हिमाचल में मैं रहा हूँ और एक दो दिन 6 साल तक रहा हूँ। किन्नौर में जाइए, उनके पोशाक आप देखिए, उनका संगीत आप देखिए, उनके गीत आप देखिए एक बार। वहीं हटकर लाहौल स्पीति चले आइए, वहां के गीत देखिए, वहां का संगीत देखिए, वहां का पोशाक देखिए, वहां खान पान देखिए। हटकर एक चंबा चले आइए, चंबा के गीतों की बात देखिए। वहीं उठ करके नाटी में आप देखिए किस प्रकार का नृत्य होता है। नाटी के शब्द न मुझे तब समझ में आए ना आप समझ में आए, बल्कि हमारे समझिए कि एक हमने गीत लिखा था, बड़ा वो रोमांटिक गीत था, उसको मदन झाल्टा जी, शताक्षी और तुम जानते हैं उनको, उन्होंने उसको पहाड़ी नाटी में जो है उसको ट्रांसलेट किया है और बहुत अच्छे ढंग से गाया है। 1.5 लाख उसका वीडियो बना है, तो उसको समझिए कई लोगों ने, तो उसको मैंने जो गीत लिखा है वो समझ में आता है, तो पहाड़ हिमाचली पहाड़ी में अनुवाद हुआ है वो मैं समझ नहीं आता, लेकिन उसका स्वर जो है हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है। पहली बात है हमारी भाषा, हमारा स्वर, हमारे शब्द, हमारा शिल्प, हमारा नृत्य, हमारा संगीत, ये सब समझिए कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। मैं 3-4 विभेद करके हमने बताया जो हिमाचल से जुड़े हुए हैं।
और वहीं आप उठ करके थोड़ा सा पंजाब में चले, वहां बैसाखी जो है वो लोक संस्कृति है। हो सकता है भांगड़ा करते समय आप नहीं समझ में आए क्या भांगड़े में क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन उनका स्वर जो है वो, क्योंकि भावनाओं से उपजा हुआ स्वर है, वो हमारे पास में समझ आता है। आप हरियाणा में आएंगे, हरियाणा के भी बहुत सारे लोक संस्कृति गीत हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में तो जगह 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 जा जा करके आपको जो गुजरात का जो गरबा है, गरबा में आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन छड़ी लिए हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, समझिए देखते चले जा रहे हैं। पूर्वोत्तर में आप जाएंगे, असम पर बिहू अभी चल रहा है, बिहू में जो नृत्य हो रहा है, मैं जब असम गया था गोगा घाट में, दो बांस लेकर के दो लड़कियां ऐसे टन टन बजा रहे हैं, लोग लड़कियां नाच रही हैं, उसमें नृत्य हो रहा है। ये सारा का सारा जुड़ाव जो है हमारा एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर, और जैसे ही समझिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम जाते हैं, जुड़ाव ऑटोमेटिक होता है। आप देखिए कि लाहौल स्पीति बल्कि लद्दाख, लद्दाख से लेकर के और आप अरुणाचल प्रदेश तक का एक अनडिवाइडेड हिमाचल है हमारा। अनडिवाइडेड हिमाचल की अपनी संस्कृति, वहाँ की इकोलॉजी से जुड़ी जो संस्कृति, वो एक दूसरे को जोड़ने वाली संस्कृति है। एक बात तो यहाँ पर मैं यहीं पे संपन्न करता हूँ, इसलिए आप लोग सब डाइसेक्ट करते हुए निकालेंगे कौन सा क्षेत्र में कहाँ पर चीजें हो रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा होता है, छत्तीसगढ़ का नाचा बहुत ही मशहूर है हमारे यहाँ का। आपने तीजन बाई का नाम सुना होगा, तीजन बाई को पद्मश्री पद्म भूषण मिला है। तीजन बाई इंटरनेशनल लेवल की जो है हमारे यहाँ की नाचा की गायिका है। बिल्कुल वैसे जैसे नाटी हमारे डालते हैं हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में नाचा होता है। लोक संस्कृति का बहुत बड़ा समझिए कि भाग इसको बताते हैं। आप नाचा के विषय, नाटी के विषय आप उठाकर देखिए क्या होते हैं। हमारे नाचा के सारे विषय जो हैं, या तो पात्र होंगे, किसके रामायण के पात्र होंगे, महाभारत के पात्र होंगे, राम से जुड़े होंगे, या समझिए कि कृष्ण से जुड़े होंगे, या शंकर से जुड़े होंगे, देवी देवताओं से जुड़े होंगे। नाट्य के चंबा के अंदर जो लास नृत्य होता है, वो पार्वती लास नृत्य करती है, शंकर जो तांडव नृत्य करते हैं। पूरे देवभूमि आप जाएंगे तो भगवान शंकर और पार्वती से जुड़े हुए सारे गीतों के स्वर हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं भी चले जाएंगे, आपको जो गीतों का जो स्वर है वो कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ प्राप्त हो जाएगा। वो लोक संस्कृति का हिस्सा है, वो जोड़ता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के पास में जोड़ने वाली बात होती है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँ, लोक संस्कृति को कैसे जोड़ा गया है। जब आदि शंकराचार्य जी अवतरित हुए भारतवर्ष की धरती पर, ईसा से लगभग 400-500 साल पहले का काल उनका पता चलता है। जब अवतरित तो उन्होंने राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम किया है। वो चाहते तो संस्कृत श्लोक जैसे विद्वान होते बैठ करके हमारे श्लोक रचना की उन्होंने, ऐसा नहीं वस्त्रांतर ही सब लिए, लेकिन वो संस्कृति को जोड़ करके राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम उन्होंने किया। केरल से लेकर के कश्मीर तक के और द्वारका से लेकर के पुरी तक के 4 पीठों की उन्होंने स्थापना की। तो 4 पीठों की स्थापना जो की थी, वो 4 पीठों की स्थापना हमारी लोक संस्कृति के माध्यम से एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का उनका बहुत बड़ा उपक्रम था। इससे कारण वो जुड़ गए। इस बात को यहीं पर ही मैं संपन्न करता हूँ। लोक संस्कृति का एक हिस्सा जो हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार में 16 संस्कार की बात कही गई। आप कहीं भी चले जाइए, हो सकता है कि शहरी लोग उन संस्कारों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोक संस्कृति में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। उदाहरण देता हूँ, अभी हमारे जो परिवार के लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए परेशान रहते हैं, हम अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। बहुत स्पष्ट बोलूं, कोरोना संकट में जिस प्रकार से हम लोग घर में रह रहे हैं, ठीक है, आप समझिए कि अस्पताल में बेड्स की कमी हो गई है,
वैसे दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, दफन करने के लिए जगह कम पड़ रही है, लकड़ियां कम पड़ रही हैं। अग्निदाह जो होता है इसमें जो विद्युत शब्द आगम में नंबर लगता है, तो भाई क्यों परेशानी है? आदमी मरी गया, जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ये हमारी लोक संस्कृति का ही हिस्सा है कि अंतिम संस्कार जब तक बच्चा नहीं करेगा, अपने पितृ ऋण से उड़ नहीं हो पाएगा। हम जब तक रूहे खाक नहीं डालेंगे, तब तक समझिए दफन जिसको हमने किया गया है, वो समझिए उसकी उसकी रूह को जो है वो जन्नत नहीं मिलेगी। ये हमारे संस्कारों में पड़ी हुई चीज है। तो वो समझिए कि इसी प्रकार से अभी हमारे गांव में उनका फोन आया कि साहब वो एक लड़का है, 5 साल हो गए, कर्ण छेदन करना है। कर्ण छेदन कहते हैं, कर्ण छेदन को क्रांति हमारे संस्कारों में बच्चे स्कूल भेजते थे। हमने कोरोना संकट में क्यों करना चाहते हो आप? तो करना पड़ेगा, क्या करें साहब, जो लोग आसपास से लोग कहेंगे इतना समय हो गया, करना है, आप आ जाओ। हम तो नहीं आ पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे परिवार के सदस्य हैं, बोले क्या साहब 3 मई को जो शादी तय थी, क्या करना चाहिए? हमने पोस्टपोन कर दो, कोर्ट कचहरी करवा दो, क्या जरूरत है? बोले नहीं साहब, वो तो संस्कारों वाली बात है, वो तो करनी ही पड़ेगी। मैंने कुछ संस्कारों की बात आपसे कह दी। ये जो संस्कार है वो आप पाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, सारे के सारे 16 संस्कारों में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ अनिवार्यता जो है वो, कुछ अनिवार्यता, जैसे विवाह नामक संस्कार है, जन्म के समय जो संस्कार होते हैं, जन्म के समय जो गीत होते हैं, विवाह के समय जो गीत होते हैं, और इसी प्रकार से मृत्यु के उपरांत जो समझिए कि दुख मनाने वाली चीजें होती हैं, ये सब कहीं एक जैसी चलती चली जाती। ये लोक संस्कृति से उपजी हुई बात है। लोक संस्कृति का जो एक सबसे बड़ा जो जीवित और जीवंत रखा हुआ है, तो जोड़ता है, हमारे तीज और त्योहार है। तीज और त्योहार में आप पाएंगे जितने पर्व हैं, उत्सव हैं, वे सब एक दूसरे को इतनी घनिष्ठता से जोड़ देते हैं, आप समझे कुछ पूछ नहीं सकते उनके लिए। एक शांत मेला होता है हिमाचल में, विशेष अपर हिमालय में शांत मेले बोलते, खूब भीड़ होती है, बड़े बड़े जलसे होती है, उसमें साण लड़ाए जाते हैं, नाचे जाते हैं। उसमें आप देखा होगा शांत किस प्रकार से मेला बढ़ता है। आप अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है आप महाशिवरात्रि पर मंडी में, कुल्लू में जो अंतरराष्ट्रीय दशहरा बनता है। ये सब क्या है? वहां से बात उठती है, हो सकता है काल अलग अलग हो जाए, लेकिन दशहरा जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाए, महाशिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी, होली पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी, दिवाली पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी, पोंगल जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, कि पोंगल जो है वो भिन्न भिन्न नामों से पूरे भारत में मनाया जाता है। अभी चैत्र की प्रतिपदा जो आई उसको पूरे भारत में, ईद को हम पूरे भारत में मनाते हैं। हम जो है 25 दिसंबर बड़ा दिन है, पूरे भारत में मनाते हैं। ये हमारे लोक संस्कृति से, जैसे ईद है, ईद हमारा अपना त्योहार नहीं है, हमने उसको आत्मसात कर लिया है। ईद को वैसे ही मनाते हैं जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और समझिए कि बड़े दिन को भी जो है हम उसी प्रकार मनाते हैं। एक बार इस पर चर्चा हुई कि बड़ा दिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा जिस प्रकार से मंदिर में जाकर के हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं, तो उनकी श्रद्धा से मंदिर जागृत हो जाता है, उसी प्रकार से किसी एक दिन में यदि हजारों लाखों लोग एक साथ विश्व के किसी दिन में से अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे, तो दिन जागृत हो जाता है। दिन जागृत हो, 25 दिसंबर जागृत हो चुका है, मनाना चाहिए सब लोगों को, लोक संस्कृति का हिस्सा रचपच जैसे समझिए। इस ये जो 30 त्योहार हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। 30 त्योहारों में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, व्रत उपवास का। अभी पाक रमजान का महीना चल रहा है, शायद आज 11वां दिन आज होगा समझिए। बहुत सारे में मुस्लिम हिंदू जो है वो आज इसको जो है वो पालन कर रहे हैं। अभी नवदुर्गा वही है, 21 तारीख को रामनवमी संपन्न हुई, सुबह नवदुर्गा का व्रत रखा गया, करवा चौथ का व्रत होता है, तीज का व्रत होता है। इनसे भी लोक संस्कृतियां क्या है, इससे कोई विशेष महत्व ऐसा नहीं कि मतलब इसके कुछ कल्याण हुआ,
हम एक दूसरे को सम्मान और एक दूसरे को जोड़ने के लिए हम ये काम करते हैं। यहीं पर इस बातों को, परंपराओं के अंतर्गत लंबी परंपराएं भारतवर्ष में हैं। ये सब की सब परंपराएं जो हैं, परंपराएं जो होती हैं वो ईश्वर से भी बड़ी होती हैं। शैलेन पाराशर जी संस्कृत बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको देख रहा हूं। पर से भी पर, परात परा इति परंपरा, पर से भी पर जो हो, परमेश्वर का जो भाव है परंपरा में भाव है। परम का जो ईश्वर परमेश्वर है, परात परात इति परंपरा, तो पर से भी पर हो, जिसको हम देख नहीं सकते उसके भी ऊपर समझिए वो परंपरा होती है। ये परंपरा भी जो है, बहुत सारी परंपराएं भारतवर्ष में हैं जो कि लोक संस्कृति से जुड़ी हैं। अब थोड़ी सी बात इससे ऊपर उठ करके देखें कि हमारे जो लोक संस्कृति है वो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। प्रकृति में वृक्ष हैं, वृक्षों की पूजा हर जगह करते हुए आप पाए जाएंगे। ये विदेशों में नहीं है, क्षमा करेंगे, आप अमेरिका में वृक्षों पूजा नहीं होती, इंग्लैंड वृक्षों पूजा नहीं होती, रूस वृक्षों पूजा नहीं होती, कहीं नहीं होती। भारतवर्ष में वृक्षों की पूजा करते हैं और पूजा करने के क्रम हमारा बना हुआ लोक संस्कृति बहुत बड़ा है। हम पशुओं की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, जितने पशु उनकी, हम पक्षियों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों की संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है। हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम भूमि की पूजा करते हैं, जिसको जमीन कहते हैं, भूमि धरती माता हमने कहा है, उसी पूजा करते हैं। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना पूजन का है, हम सूर्य की आराधना करते हैं, हम चंद्रमा का आराधना, हम नक्षत्रों की आराधना करते हैं। ये सारी आराधना का जो तत्व है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जुड़ा हुआ ये प्रकृति की भी आराधना जो है वो हमारी एक तत्व इसके अंतर्गत रहता है। ये भी लोक संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब यहीं से उठ करके थोड़ा सा देखेंगे, क्या केवल पूजा पाठ ही तक सीमित, कुछ और भी है? नहीं, हम धरती की पूजा करते हैं, लेकिन धरती से खेती किसानी भी करते हैं। तो कृषि जो है, कृषि को सबसे अधिक महत्व देने वाली संस्कृति जो है लोक संस्कृति है। और जब धरती का हम किसानी करते हैं तो किसानी कर बोते समय और गीत रहेंगे, फसल काटने समय अलग गीतों गाया जाएगा। और जब हम नारियल के फल उतारते हैं तब भी वहां की महिलाएं किस प्रकार से टोकरी लेकर के गाती हैं उसका है। जब उत्तर प्रदेश में जो तालाब से सिंघाड़े निकालने जाते हैं किसान लोग, सिंघाड़ा, तो वो अपने गाते हुए चले जाते हैं। सबका अपना अपना गीत है, सबका अपना गायन है। तो प्रकृति से करते हुए भूखे मरने के लिए नहीं, भोजन के लिए जो व्यवस्था बनानी है। यहाँ तक कि जब चक्की चलाती हैं महिलाएं, उत्तर प्रदेश में बात करना चाहूंगा, चक्की चलाते समय जब महिलाएं चलाती हैं और मतलब क्विंटल क्विंटल गेहूं पीस डालती हैं जाकर के, तो उनका संगीत साथ साथ चलता है, संगीत के साथ साथ चलते हुए चक्की चलती है। जब मथानी से दूध दुहा जाता है, मथुरा में आ जाए अभी वहां परंपरा बनी हुई है, जब बहुत सारा दही डाल के मथानी से उसमें मक्खन निकालना, तो वहां उनका संगीत अलग चलता चला रहा है। ये सारी चीजें जुड़ी हैं जो कि एक से दूसरे क्षेत्र को जोड़ करके पूरे राष्ट्र को जोड़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। एक निवेदन करना चाहूंगा, भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न वर्ण के, भिन्न भिन्न धर्म के सभी लोग रहते हैं। भाई देखो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं कि लोहे का कवच पहने हुए, पानी आने ही नहीं देंगे, उनसे तो उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो स्वतंत्र होकर के अवगाहन करना चाहते हैं भारतीय संस्कृति में, वो अवगाहन कर रहे हैं, वो आत्मसात भी हो रहे हैं, उनको लाभ भी प्राप्त होता चला रहा है और बड़ी बड़ी चीजें हो भी रही हैं। एक आदिवासी व 33% जो हमारे यहाँ जनसंख्या आदिवासियों की है, और ये आदिवासी चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वोत्तर के प्रांत हो, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह पाए जाते हैं। और ये आदिवासी संस्कृति एक दूसरे को जोड़ने में, सपोर्ट करने में बहुत अधिक योगदान देती है। ये बात कहना चाहूंगा, और भी हम बहुत स्पष्ट, सभी लोग मुझे जानते हैं, बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। हमारे मित्र प्रमित दिगरा जी सीनियर साइंटिस्ट MPCST में, वो भी जुड़े हुए, उनको देख रहा हूँ कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। उसमें समझिए हमारे आदिवासी बंधु कुछ क्रिश्चियन कुछ मुसलमान बन रहे हैं, बनने के उपरांत भी
कोई तो अपने नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को वैसे ही बनाए हुए हैं वो लोग। धर्मांतरण होने पर भी उनको संस्कृति के प्रति इतना अटूट विश्वास है कि वो वैसे ही बने रहते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति भारतवर्ष में तो ही है, विदेशों में भी हमारी संस्कृति गई है। ट्रिनिडाड में हमारे यहाँ के लोग गए, टोबैगो में हमारे यहाँ के लोग गए, अभी भी बसे हुए हैं। आप समझिए फिजी में हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं, साउथ अफ्रीका में हर तीसरा आदमी जो है भारतवर्ष का है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, रूस में सब कहीं बैठे हैं। इंडोनेशिया में आप जाएंगे तो इंडोनेशिया का जो जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम है, हर एक व्यक्ति इस्लाम है, लेकिन नाम उनके जो हिंदुस्तानी है, सब इंडियन नाम है। वहां पर रामायण का जो नृत्य होता है, बैंकॉक में चले जाए, बैंकॉक का जो है वो थाईलैंड का जो राष्ट्र धर्म है बौद्ध है, लेकिन वहां पर रामलीला वैसी होती चली जा रही। इंडोनेशिया में रामलीला होती, मलेशिया में रामलीला होती, सब कहीं हो रही। इंडोनेशिया एक हमारे मित्र मिले, हमने कहा आप महिला मित्र थी, हमने कि आपका नाम ये है और आप समझिए कि आप आहार व्यवहार आचार व्यवहार सब दूसरी तरह के इंडियन लग रहा है, हिंदू लग रहा है। तो कहते हैं हमने अपना धर्म बदला है, वल्दियत नहीं बदली है। मजहब बदला है, वल्दियत नहीं बदली। पूर्वज तो हमारे वही है, तो पूर्वज तो हमारे डीएनए में चलते चले आ रहे हैं। तो मजहब बदलने से भी आप चाहेंगे हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा, वो डीएनए चेंज नहीं होने वाला है। ये लोक संस्कृति का महत्व, ये लोक संस्कृति की इस समय जकड़ता है, ये लोक संस्कृति की शक्ति है, लोक संस्कृति की पावर है जो हमारे अंदर चलती चली आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि आज का जो परिसंवाद हो रहा है इसमें आप सब लोग लोक संस्कृति की जो हमारे पैरामीटर्स हैं, विशेषकर देवी देवताओं से लेकर के, प्रकृति से लेकर के, भाषा से लेकर के, लोक साहित्य की सर्जना बहुत अधिक हुई है। हिमाचली पहाड़ी में बहुत सारे लोक साहित्य, हर जगह लोक साहित्य आपको मिल जाएगा, लोक गीत मिल जाएंगे। इन सबको इकट्ठा करके इसमें एक रूपता का तत्व निकालने का प्रयास करना चाहिए। क्या चीज चल रही, पहले तो हिमाचल को ही हम केंद्र बना लें, हम किन्नौर को ले लें, हम लाहौल स्पीति ले लें, हम चंबा को ले लें, हम रोडो को ले लें, ऊना को ले लें। ऊना तो थोड़ा सा वो टच आ जाएगा, आपको पंजाबी टच मिल जाएगा वहां पर। ये जो हमारा हिमाचल है, इसमें देखिए किस प्रकार से एक रूपता है, शब्द अलग अलग होते हुए, लिपि अलग अलग होते हुए, उच्चारण अलग होते हुए, स्वर किस प्रकार से एक मिलता चला रहा है। इस चीज को हम आगे बढ़ाएं और इसको जितना हम अधिक स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, हमारा धर्म बनता है कि हम नवाचार करें, नए नए विषयों पर अनुसंधान करें, ज्ञान का हम सृजन करें, नए नए भाव लें। इन सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो होता है वो सस्टेनेबिलिटी का उद्देश्य होता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब संपोषणीयता, निरंतरता, निरंतर बने रहने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और निरंतर बने रहने के उद्देश्य को लेकर के ही हमारे यहाँ आध्यात्मिकता को केंद्र में रख करके सारे व्यवहार को संचालित करने की बात है। तो जो लोक संस्कृतियां होती हैं वो निरंतर बनाए चलती चली जाती हैं। अब एक उदाहरण मैं दूंगा। आज एक डिंक नामक एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, मुझे नहीं पता, आपको बता डिंक क्या होता है। शैलेंद्र जी भी नहीं बता पाएंगे, सिंगर शहजिया देख रहे भी नहीं बता पाएंगे, अंजू जी भी नहीं बता पाएंगे, बराल जी ने बताया डिंक क्या होता है। डिंक का मतलब ये हुआ कि डबल इनकम नो चिल्ड्रन, डबल इनकम नो चिल्ड्रन, दोनों पति पत्नी दोनों कमाए और बच्चे किसी के ना हो। देखिए अंजू जी प्रसन्न हो गई। ये डिंक नामक कॉन्सेप्ट चल रहा है और आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे कपल्स मिल जाएंगे हमारे बीच में। अब हमारी संस्कृति ये कहती है भैया जब तक कि बेटा नहीं होगा तब तक पितृ ऋण से ऋणी होंगे, जब तक लड़की नहीं होगी तब तक मातृ ऋण से नहीं ऋण हो पाएंगे, कन्यादान जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक जो है, जिनके लड़कियां होती वो सोचते रहते हैं यार हमारी लड़की का लड़का कब होगा जो हमारा समझिए कि आत्मदाह संसार करेगा, क्योंकि नाती संसार करने सीधे मोक्ष मिलता है। ये सब क्या थे? संस्कार से ये निरंतरता का भाव जुड़ा हुआ था।
प्रकृति पूजा करने निरंतरता का भाव जुड़ा हुआ है। नदियों पूजा निरंतरता का भाव जुड़ा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों को जोड़ने से समाज को जोड़ना, हमें निरंतरता चाहिए और समाज के जुड़े हुए समाज को, इकट्ठे समाज को जोड़ के आगे बढ़ाना, ये उद्देश्य था। इसमें लोक संस्कृतियों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो हमारी शहरी संस्कृति है, उपभोगवादी, पदार्थवादी, प्रदर्शनकारी, बहुत थोथी संस्कृति है, छोटी संस्कृति है, ओछी संस्कृति है, अनसस्टेनेबल संस्कृति है। इससे हट करके हमारी जो लोक संस्कृति है, विशाल संस्कृति, उदारवादी संस्कृति, सस्टेनेबल संस्कृति है, सबको एक साल ले जाने वाली है, यूनिवर्सल संस्कृति है, एटर्नल संस्कृति है, आप सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशी और इंक्लूसिव है। आइए हम सब लोग मिलकर के अपनी लोक संस्कृति के उपासक बने और इसको और आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। आप सबने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे मित्र लगातार हमारे जुड़े रहते हैं, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। एक मथुरेश जायसवाल जी भी जुड़ते हैं हमारे साथ में, गाजियाबाद में रहते हैं, वो निरंतर जुड़े रहते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।